हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीएस पॉलिटेक्निक कॉलेज आगरा। मैं हूं जितेंद्र सिंह, लेक्चरर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज हम अपने सब्जेक्ट सीएसपीए जो हमारा सब्जेक्ट है उसका यूनिट 3 का लेक्चर 1 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में आज हम देखेंगे। अभी जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगरा इंजीनियरिंग अकेडमी को। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मुझे jitendra.singh@gmail.com पर अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है? देखिए, किसी भी आउटपुट और इनपुट के रेशियो को हम कहते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन। लेकिन आउटपुट और इनपुट के रेशियो को वो आउटपुट और इनपुट किस फॉर्म में होना चाहिए? लाप्लास के फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये देखिए, ये प्लांट है एक, इस प्लांट पे आउटपुट कितना है वाई टी और इनपुट कितना है यू टी। वाई टी अपॉन यू टी को क्या हम ट्रांसफ़र फंक्शन कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप वाई टी का लाप्लास निकाल दीजिए, वाई टी का लाप्लास अगर वाई एस लिख रहे हैं और यू टी का लाप्लास अगर यू एस लिख रहे हैं, तो आप इन दोनों के रेशियो को बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये एक ट्रांसफ़र फंक्शन है। पर अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, लाप्लास यूज़ करना है आपको। ठीक है, तो हम ट्रांसफ़र फंक्शन किसको कहते हैं? रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट और इनपुट को, जब सारी कंडीशन कैसी हों, ऑल इनिशियल कंडीशन कैसी हों, ज़ीरो हो। ठीक है, जैसे एक टैप है, ये बकेट है, इस बकेट में कोई पानी नहीं है स्टार्टिंग में, या एक नल लगा हुआ है, स्टार्टिंग में कोई पानी नहीं है इसमें, तो इसकी इनिशियल कंडीशन क्या है? ज़ीरो। जब आपने इसको ऑन कर दिया तो ये स्टार्ट हो गया। ऐसे ही इनिशियल कंडीशन किसी फंक्शन की ज़ीरो होनी चाहिए, तब आपका उसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ट्रांसफ़र फंक्शन इस वाले फंक्शन का, इस प्लांट का ट्रांसफ़र फंक्शन कितना आया? इसका वाई एस का जो लाप्लास है वो है आपका वाई एस, वाई टी का लाप्लास है वाई एस और यू टी का लाप्लास है यू एस। तो वाई एस अपॉन यू एस कहलाएगा आपका ट्रांसफ़र फंक्शन। यही सिंपल है, ये ट्रांसफ़र फंक्शन होता है। हमने लाप्लास क्यों यूज़ किया? देखिए, टाइम डोमेन को एक कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करने की, फ्रीक्वेंसी डोमेन मतलब कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी वेरिएबल में चेंज करता है लाप्लास। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखिए, एस इक्वल्स टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है। अगर आपने मेरी बेसिक इलेक्ट्रिकल की वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने ये बताया है कि जे इज़ अ ऑपरेटर, सिग्मा इज़ द एटोनेटर एंड ओमेगा इज़ द फ्रीक्वेंसी। क्या होता है ये? जे इतना बताता है कि 90 डिग्री के फेज शिफ्ट में यहाँ पर सिग्मा है, यहाँ पर जे ओमेगा है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी को टाइम डोमेन को चेंज कर देता है कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी में, और उससे कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। देखिए, मैं ये साइन ओमेगा टी का लाप्लास क्या होता है? ओमेगा प्लस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ई की पावर माइनस ए टी का लाप्लास क्या होता है? 1 अपॉन एस प्लस ए। अगर ई की पावर ए टी होगा तो ये मैथ्स में पढ़ रखा होगा आपने, 1 अपॉन एस माइनस ए होता है। ठीक है, और एस होता क्या है? सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ लाप्लास हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी इजी कर देता है सर्किट को सॉल्व करना। जैसे आगे एग्जाम्पल में बताऊंगा न्यूमेरिकल में, तो वहाँ पर देखेंगे आप इसको टाइम डोमेन में। ये एक रजिस्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा है। इसको आप टाइम डोमेन में सोल्व करने जाएंगे तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप लाप्लास के सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव का और इंटीग्रल का देखिए, ये बायलेटरल मान के चलते हैं। बायलेटरल और यूनिलेटरल क्या होता है? बायलेटरल का मतलब होता है जिसमें इनिशियल कंडीशन ज़ीरो नहीं होती है। ठीक है, और यूनिलेटरल का मतलब ये होता है जिसमें इनिशियल कंडीशन ज़ीरो होती है। तो ये एक एक्स-टी फंक्शन है जो बायलेटरल है। ये इसका डेरिवेटिव का लाप्लास क्या होगा? ये होगा एस एक्सेस माइनस एक्स ज़ीरो। एक्सेस क्या है? इस एक्स-टी का लाप्लास, और एक्स ज़ीरो क्या है? स्मॉल एक्स ज़ीरो। इस एक्स-टी में अगर ज़ीरो रख देंगे तो वो एक्सेस एक्स ज़ीरो आ जाएगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव का लाप्लास होता है। ठीक है, आगे हम देखें, अगर बात करें हम डबल डेरिवेटिव के लाप्लास की, तो सिंपल इस फॉर्म में आ जाता है। और अगर हम इससे बड़ा डेरिवेटिव देखेंगे तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं उसको एस के फॉर्म में। ठीक है, एक्स ज़ीरो क्या है? इनिशियल कंडीशन है।
तो इस तरीके से आपको लिखना आना चाहिए। मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा, आपको नहीं आता है तो आप बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स मैथमेटिक्स में कर सकते हैं। देखिए एक आरसी सर्किट, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है एक एग्जांपल में बताना चाह रहा हूँ, ये आरसी सर्किट है। इस आरसी सर्किट को आप सॉल्व करने जाएंगे तो ये काफ़ी टफ पड़ता है अगर टाइम डोमेन में हम करेंगे, क्योंकि 1 केवीएल आप लगाओगे, केवीएल लगाओगे तो क्या लगेगा 1 प्लस वी आर का वोल्टेज वी सी पे वोल्टेज बराबर यू का वोल्टेज, ये टाइम डोमेन में होगा। वी सी पे क्या वोल्टेज होगा उसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखोगे तो बड़ा टफ पड़ता है। इसको हम अगर लाप्लास से करेंगे तो बहुत ईजी हो जाता है। ये 1 है, ये 1/SC हो जाएगा, ये 1 फिर उस क्या लिखते हैं कैपेसिटर को, इसी कैपेसिटर को लाप्लास में क्या लिखते हैं 1/SC, ठीक है। तो ये बड़ा ईजी हो जाएगा और इनिशियल कंडीशन 0 है, तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। लाप्लास इंटीग्रल का क्या होता है 1/XS होता है, ठीक है। हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं किसी ट्रांसफ़र फंक्शन की, एक मेथड के थ्रू मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे कोई आपने सर्किट बनाया और उससे इक्वेशंस निकाली, ठीक है, और ये इक्वेशन है आपकी और इसको सॉल्व करना है। इस d²/dxt ये एक फंक्शन है, y का इनपुट है और x का आउटपुट है, ठीक है। और ये एक इक्वेशन आई बाद में a/dx² डबल डेरिवेटिव xt का और c/dy/dt माइनस b/dxt/dt। d²/dt² को हम ऐसे लिख सकते हैं, x ऐसे भी लिख सकते हैं डबल डेरिवेटिव को, सिंगल डेरिवेटिव होता है तो उसको x1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमने लिख लिया। ये डबल डैश का मतलब डबल डेरिवेटिव, सिंगल डैश का मतलब सिंगल डेरिवेटिव। इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। उसके बाद हमने इसका लाप्लास लिया। डबल डेरिव का लाप्लास क्या होता है, अभी आपने पीछे देखा है, डबल डेरिवेटिव का लाप्लास क्या होता है, इससे जाएंगे हम, इससे जाएंगे, इससे, ठीक है, इस फॉर्मूले से जाएंगे तो हम यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे तो ये आ गया। इसका सिंगल डेरिवेटिव का वही पीछे, ये भी सिंगल डेरिवेटिव है तो इसका ये आएगा आंसर, ठीक है। ये एक फॉर्म बन गई। इसको हम s² को एक तरफ रखेंगे, s की टर्म्स को एक तरफ और सिंगल डेरिवेटिव को मतलब कांस्टेंट क्वांटिटीज़ को एक तरफ, वहाँ से मैनिपुलेट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा yx/xs क्या आ गया क्या आ गया आपका ट्रांसफ़र फंक्शन c/b+as। ये आपका ट्रांसफ़र फंक्शन हो गया। क्यों ट्रांसफ़र फंक्शन हो गया, हमारा जो आउटपुट था वो xt था और हमारा जो इनपुट था वो yt था, उनके लाप्लास xs/ys है, तो ये हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन हो गया। ये देखिए ट्रांसफ़र फंक्शन। अब देखिए कोई ट्रांसफ़र फंक्शन आपको दे दूँ, जैसे मैं आपको लिख दूँ 1/s² + 1 और मैं आपसे पूछूँ ये कैसा फंक्शन है, इम्प्रॉपर। देखिए ट्रांसफ़र फंक्शन 2 टाइप के होते हैं। ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर/डिनोमिनेटर, ठीक है। तो नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं। डिनोमिनेटर जो नीचे वाला होता है उसकी पावर, उसकी s में पावर ज़्यादा होनी चाहिए, उसको हम प्रॉपर बोलते हैं। होनी नहीं चाहिए मतलब ज़्यादा होती है तो उसको प्रॉपर ट्रांसफ़र फंक्शन बोलते हैं, और अगर नहीं होती है, बराबर होती है, कम होती है तो उसको इम्प्रॉपर ट्रांसफ़र फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन में थ्रू हो जाएगा। ट्रांसफ़र फंक्शन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ट्रांसफ़र फंक्शन हमें बहुत सारी चीज़ें बताता है, स्टेबिलिटी बताता है किसी सिस्टम की, रिस्पॉन्स के बारे में बता देता है, और फ्रीक्वेंसी डोमेन और टाइम डोमेन के कैरेक्टरिस्टिक्स को बता सकता है कि फंक्शन स्टेबल है, अनस्टेबल है, मार्जिनल स्टेबल है, इन चीज़ों को बताता है ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है। स्टेबिलिटी 2 टाइप की स्टेबिलिटी होती है, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी और रिलेटिव स्टेबिलिटी। आगे देखेंगे हम, राउथ हॉर्विट्ज़ क्राइटेरिया देखेंगे, बोडे प्लॉट देखेंगे, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि स्टेबिलिटी कितनी टाइप की हो। स्टेबिलिटी 2 टाइप की होती हैं और ये कौन कौन प्लॉट करते हैं वो आगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रोल सिस्टम, स्टेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं। देखिए कोई ट्रांसफ़र फंक्शन लिखा है तो ऊपर वाले जितने भी रूट्स होते हैं, ऊपर वाले पॉलिनोमियल के जो रूट्स होते हैं उनको हम कहते हैं पोल्स, और नीचे वालों को हम कहते हैं जो डिनोमिनेटर होता है, जो नीचे वाले जो पॉलिनोमियल होगा उसके जो रूट्स होंगे उसको पोल कहेंगे, और जो ऊपर वाले होते हैं जिनको हम न्यूमरेटर कहते हैं उसको हम ज़ीरोज़ कहते हैं, उनके रूट्स को ज़ीरोज़ कहते हैं। ये स्टेबिलिटी निकालने का तरीका है कि अगर लेफ़्ट हैंड साइड में अगर रूट्स हैं सारे तो वो पोल हैं और जीरोज़ हैं तो वो स्टेबल होता है सिस्टम। ये सब पता चल जाएगा आपको।
देखिए पोल स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रोल सिस्टम क्या होता है कि पोल्स हमेशा राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए इस जे ओमेगा एक्सिस से, और ये सिग्मा एक्सिस होती है। जे ओमेगा एक्सिस से अगर इस साइड है तो हमारा सिस्टम स्टेबल होता है। ये आगे फॉर्मूले मैं उससे बता दूंगा। देखिए ये एक ट्रांसफ़र फंक्शन है, क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। एक ट्रांसफ़र फंक्शन है कौन C/AS+B। इसका मैं अगर रूट निकालूँ, रूट कैसे निकालते हैं, उस एक पॉलिनोमियल को ज़ीरो रख देते हैं। ऊपर कोई एस की इक्वेशन नहीं है तो कोई रूट नहीं है। नीचे वाले पॉलिनोमियल को मैंने ज़ीरो रख दिया तो AS+B, यहाँ से S की वैल्यू -B/A आ गई। ये हमारा एक पोल है और ये किस तरफ मौजूद है, -B/A आ रहा है, मतलब नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन, ये सिस्टम हमारा स्टेबल है। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन में आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसमें कौन कौन से पोल स्टेबल हैं, ज़ीरोज़ कौन कौन से हैं, सिस्टम का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर मतलब कि वो जो हमारा ये जितने पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनती है नीचे, ठीक है, वो उसका ऑर्डर होता है। ठीक है, तो मुझे बताइएगा पोल क्या है, ये प्रॉपर फंक्शन है, इम्प्रॉपर फंक्शन, ट्रांसफ़र फंक्शन है। ठीक है, 4 चीज़ें बताइएगा। ट्रांसफ़र फंक्शन प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है। प्रॉपर का मतलब क्या है कि नीचे वाली जो इक्वेशन बनेगी उसमें एस की टर्म ऊपर वाले से ज़्यादा होनी चाहिए तो वो प्रॉपर है, अदरवाइज़ वो इम्प्रॉपर है। दूसरा पोल्स के बारे में बताइएगा। पोल्स नीचे वाले जो हैं उनका रूट्स जो होते हैं वो पोल होते हैं, ऊपर वालों के जो होते हैं वो जीरोज़ होते हैं। और ऑर्डर बताइएगा। ऑर्डर मतलब ये जो इक्वेशन है S² + 2, इसमें S² + 2 इसका ऑर्डर कितना है, 2, सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होती है इसकी वो ऑर्डर कहलाती है। तो इन क्वेश्चंस को करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं। पोल और जीरोज़ अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो स्टेबल सिस्टम कहलाता है। ऐसे ही हम स्टेबल देखते हैं। अगर वो राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड, देखिए सब बातें लिखी हैं। स्टेबल कब होगा सिस्टम, जब लेफ्ट हैंड साइड में होंगे पोल ज़ीरोज़। अगर वो पोल राइट हैंड साइड में है तो वो अनस्टेबल होगा, और अगर इस जे ओमेगा एक्सिस पे है तो मार्जिनल स्टेबल होगा। ये 3 पैरामीटर्स हैं स्टेबिलिटी के। ठीक है, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है, पोल्स अगर -3 पे तो स्टेबल होगा, +3 पे होता तो अनस्टेबल होता। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, इनको आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा इस चैप्टर में हमने क्या देखा, इस लेक्चर में हमने क्या देखा। फिर से रिकैप करता हूँ मैं। हमने इस लेक्चर के अंदर देखा है कि ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है। ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है, लाप्लास आउटपुट और इनपुट का होता है, ये हमने देखा। इसके बाद हमने जाना कि लाप्लास हम क्यों यूज़ करते हैं, और डिफरेंशिएशन का लाप्लास क्या होता है। ये फॉर्मूलेज आप याद कर लीजिएगा एकदम कंठस्थ। ठीक है, इंटीग्रेशन का लाप्लास क्या होता है, ये होता है, इससे बड़ी फॉर्म है तो इसका भी फॉर्मूला मैं आपको दे दूँगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ट्रांसफ़र फंक्शन हम निकालते कैसे हैं, आप बुक में अपने क्वेश्चंस देखिएगा और उनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बुक नहीं है तो मैं क्वेश्चंस आपको दे दूँगा। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे निकालते हैं, प्रॉपर ट्रांसफ़र फंक्शन और इम्प्रॉपर ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होते हैं, स्टेबिलिटी पता चलती है ट्रांसफ़र फंक्शन से। ठीक है, स्टेबिलिटी कितने टाइप की होती हैं ये हमें आगे देखना है। ठीक है, और उसके बाद हमने देखे क्वेश्चंस कि ये देखा, ये इतने 4 क्वेश्चंस देखे, इनके बारे में बताना है कि प्रॉपर या इम्प्रॉपर है। स्टेबिलिटी के बारे में जाना कि स्टेबिलिटी अगर लेफ्ट हैंड साइड में है कोई पोल तो वो स्टेबल होता है, राइट हैंड साइड में तो अनस्टेबल, और जे ओमेगा एक्सिस पे तो अनस्टेबल। इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना, और ये हमारे क्वेश्चंस हैं। आज का होमवर्क आप करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस